सर्वेभ्यः नमो नमः। इस सब दिवसीय कार्यशाला के आज षष्ठम दिवस के प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ संसाधक के रूप में विराजमान है डॉक्टर नरेश शर्मा जी, जो कि वर्तमान में विभागाध्यक्ष हैं ज्योतिष विभाग, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी कैथल के। तो मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी प्रतिभागियों की तरफ से आदरणीय आचार्य डॉक्टर नरेश शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं थोड़ा सा परिचय डॉक्टर साहब का आपसे करवा दूं कि डॉक्टर नरेश शर्मा जी की जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं उसमें इन्होंने आचार्य जो फलित एवं सिद्धांत ज्योतिष दोनों में फलित एवं सिद्धांत ज्योतिष दोनों में इन्होंने आचार्य की उपाधि प्राप्त की है। इसके साथ साथ इनका जो विद्या वारिधि रही है, पीएचडी रही है, वो विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्रीय मुख बधिर अंध योगा नाम समीक्षणम एक सर्वे के आधार पर इन्होंने जो है, जैसे हम इस कार्यशाला में चर्चा भी कर रहे हैं कि हमें ज्योतिष को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़कर लोगों के सामने लाना पड़ेगा, तो उसी तरह का इनका पीएचडी का जो वर्क है, विद्यावारिधि का जो कार्य है वो रहा है। इसके साथ साथ इनका लगभग 12 वर्षों का स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं को ज्योतिष शास्त्र पढ़ाने का अनुभव है। इनकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, बीज गणित एवं भाव कुतूहलम, इन 2 शीर्षकों के साथ। इसके साथ साथ इनके 15 से अधिक रिसर्च जो शोध पत्र है वो भी इनके प्रकाशित हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये विभिन्न जो लिपियां हैं जैसे ब्राह्मी, शारदा, गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन इत्यादि जो लिपियां हैं, 7 लिपियां, उनका भी विशिष्ट ज्ञान रखते हैं। इसके साथ इन्होंने अनेक जो नेशनल लेवल की वर्कशॉप भी कंडक्ट कराई है और विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध गोष्ठियों में इन्होंने अपने उद्बोधन दिए हैं। जहां तक महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में दायित्वों की बात है, तो ये ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष के साथ साथ विभिन्न जो समितियां बनी रही हैं, जैसे आईक्यूएससी सेल जो होती है, उसके साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा एवं शोध केंद्र जो है इत्यादि, जो विभिन्न प्रकार की जो समितियां बनी होती हैं किसी भी विश्वविद्यालय में, उनमें भी इन्होंने संयोजक या उसके कन्वीनर के दायित्व का निर्वहन किया है। इसके साथ साथ डॉक्टर नरेश शर्मा जी ज्योतिष, जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि इनका गणित एवं सिद्धांत दोनों ही जो पक्ष होते हैं ज्योतिष के, उनमें अपनी एक विशेष गति है। तो आज हमारे आदरणीय डॉक्टर नरेश जी का विशेष रूप से जो भारतीय कुंडली विज्ञान है उस पर विशेष रूप से हमारा उद्बोधन रहेगा। आज इन दोनों उद्बोधन डॉक्टर नरेश शर्मा जी के ही रहेंगे, जिसमें ये भारतीय कुंडली विज्ञान के बारे में हमें विस्तृत रूप से समझाएंगे। तो मैं अधिक समय न लेते हुए आदरणीय डॉक्टर नरेश शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे इस आभासीय मंच से हमारे प्रतिभागियों को उद्बोधित करें। जी डॉक्टर नरेश जी। जी सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जयति जगतः प्रसूति विश्वात्मा सहज भूषणम नभसः दुतः कनक सदृशत मयिकुमालार्चितः सविता सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी मित्रों को सादर नमस्कार। माता वैष्णो देवी संस्कृत महाविद्यालय से डॉक्टर सुनील जी, जो इस कार्यशाला के संयोजक हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मुझसे पूर्व जो व्याख्यान हुए हैं उनके शीर्षक मैंने देखे हैं,
वह शीर्षक 2-2 घंटे में इन्होंने 90-90 घंटों का काम इन्होंने 2-2 घंटों में करवाया है। तो ये सुनील जी का एक वैशिष्ट्य मैं मानता हूं। तो इसके लिए सुनील जी को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और आपके महाविद्यालय को भी मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं, जो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध भी है। मित्रों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ चर्चा करता हूं, जिससे उसके बाद ही मैं विषय में प्रवेश करता हूं। आज बहुत सारे साथी गूगल ज्योतिषी बनने के लिए तत्पर हैं और उसकी परंपरा में आगे बढ़ भी रहे हैं। उस परंपरा में निश्चित रूप से वह हो सकता है कि कोई एक विशेष रहस्य को जान जाए या कुछ विषयों को समझ पाए, परंतु वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण मैं बात समझता हूं वह यह मेरी एक पीड़ा है। वह पीड़ा कैसे है? वह पीड़ा इसीलिए है क्योंकि हर कोई फलित को देखकर पढ़ के जानने में तत्पर है। अब इस भाव में यह ग्रह बैठा है तो यह फल कर देगा। अब वह कंप्यूटर के द्वारा उसी फल को कहता है, परंतु वह फल कितना प्रासंगिक है और वह जो जिसके आधार पर वह कह रहा है वह कितना सटीक है, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक रहता है। क्योंकि भास्कराचार्य कहते हैं, यात्रा विवाहोत्सव जातकादौ कैतै स्फुटिरै फलस्फुटत्वम्। यात्रा में, विवाह उत्सव इत्यादि में, जातक आदि सभी कर्मों में स्पष्ट ग्रहों के द्वारा ही स्पष्ट फलादेश किया जा सकता है। स्पष्ट ग्रहों के द्वारा ही स्पष्ट फलादेश करने की विधि को ही उसी के आधार पर स्पष्ट फलादेश किया जा सकता है। परंतु आज गूगल ज्योतिषी या वह साथी जो गूगल इत्यादि के माध्यम से कुछ विषयों को जान जाते हैं और स्वनाम धन्य कहलाते हैं, तो उनसे बचना चाहिए, उनसे परहेज करना चाहिए। और हमें भी गूगल ज्योतिषी बनने में दौड़ में नहीं लगना है। और सुनील जी की मैं एक वैशिष्ट्य मानता हूं, इन्होंने शास्त्रों को लिया, और उसमें मैं देख रहा था डॉक्टर जगदीश जो मेरे अंत्यवासी रहे हैं, हस्त सामुद्रिक रहस्य पे भी उनका व्याख्यान हुआ, मेरे मित्र देश बंधु जी का और मेरे सहयोगी नवीन शर्मा जी का भी व्याख्यान उनमें हुआ। तो जब जो व्याख्यान हुए वह निश्चित रूप से शास्त्रीय हैं, और शास्त्रीय व्याख्यानों को जानकर आप विशेष रहस्यों को जान पाते हैं। अब मेरे बारे में मैं इसीलिए कुछ कहना चाहता हूं। जब मैंने शास्त्री पास की उसके बाद मेरे पास डार्क फ्यूचर मुझे लगा, अंधेरा है पूरा, क्योंकि मैं क्या करूं। कई मेरे पिताजी या अन्य कई लोगों ने कहा बीएड करो, शिक्षा में जाओ, किसी भी तरीके से बीएड करो, एक दौड़ है, उस दौड़ में शामिल हो जाओ। परंतु उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिसमें मेरी योग्यता है। तो मुझे गणित लगा वो योग्यता, और वह विषय मुझे ज्योतिष के रूप में मिला। अब जब मैं उसको पढ़ने लगा तो पहले फलित में मैंने उसको पढ़ा, उसके बाद फिर मेरा मन हुआ कि नहीं, फलित में तो मैं कुछ ही जान पाया, सिद्धांत में फिर मैंने अध्ययन किया। सिद्धांत में अध्ययन के बाद ही मैं उसको समझ पाया कि सिद्धांत के बिना, गणित के बिना तो फलित का अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि आज स्थिति यह है कि यदि जन्म कुंडली में ग्रहों को कुछ भी बिठा दिया गया है तो फलादेश किया जा सकता है तुरंत। यहां तक कि लग्न में सूर्य और सप्तम में यदि बुध भी बिठा दिया जाए तो गूगल ज्योतिषी या अन्य ज्योतिषी बंधु जो अपने आप में थोड़ा बहुत अध्ययन करके और बिना गणित को जाने फलादेश करते हैं, तो वह तुरंत फलादेश करेंगे। लग्न में बुध का भी फलादेश करेंगे और सप्तम में बुध, और लग्न में सूर्य का भी फल करेंगे और सप्तम में बुध का भी करेंगे। जबकि क्या यह संभव है कि नहीं, इसको जानना बहुत आवश्यक है। इस रहस्य को यदि हम जानेंगे तभी हम उस वैशिष्ट्य को समझ पाएंगे जो भारतीय कुंडली विज्ञान कहती है। इसीलिए सबसे पहले हमें गणित को जानना चाहिए। वस्तुतः यह व्याख्यान अंत में है
जबकि गणित का व्याख्यान प्रारंभ में ही हमें रहना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं गागर में सागर बनने का प्रयास यह सुनील जी का बहुत प्रशंसनीय है, परंतु यह अपने आप में एक बहुत मतलब कि लॉन्ग प्रोसेस और समय साध्य और श्रम साध्य दोनों ही प्रक्रिया है। अब बात जब मैं गणित को जान गया, कुंडलियों को जान गया, तब मैं समझा कि हम एकदम से फलादेश में जब कूदते हैं और गणित को जानकर जब कूदते हैं तो दोनों में क्या अंतर है। यदि हमें गणित का ज्ञान होता है तो हम दृढ़ता के साथ अपनी बात को रख सकते हैं। यदि हमें शास्त्र का ज्ञान केवल कुछ ही जगहों पे हमने पढ़ा है और हम गणित को नहीं जानते, तो निश्चित रूप से हम किसी समस्या में हो सकते हैं, हम किसी परेशानी में हो सकते हैं, हमारा फलादेश निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जरूर गलत हो सकता है। इसीलिए हम भारतीय कुंडली विज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं। अब भारतीय कुंडली और विज्ञान, भारतीय अर्थात भारत में प्रयोग किए जाने वाला या भारत के द्वारा किया गया कुंडली, कुंडली शब्द जो दो अर्थों में व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। एक कुंडली शब्द योग में प्रयोग किया जाता है, कुंडली जागरण इत्यादि के उपक्रम में हम लोग सुनते हैं। दूसरा वह गणितीय प्रक्रिया से जब किसी प्रश्न लगन के समय में या किसी जातक के जन्म समय के आधार पर एक कुंडली का निर्माण करते हैं, एक चक्र का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं कुंडली। वह कुंडली हुई। विज्ञान, विज्ञान का अर्थ हम समझे तो विशिष्टम ज्ञानम नाम विज्ञानम, विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। विशेष ज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान है जो हम एकदम से फल कहते हैं कि तनुस्थो रवि तुंग यष्टिम विधत्ते मन संतपे दारदायाद वर्गात् वपुप्पीड्यते वात पित्तेन नित्यं स वै प्रयत्नरास वृद्धिं प्रयाति। तनुस्थो रवि तुंग यष्टिम, जब लगन में सूर्य होगा तो ऊंचा शरीर होगा या ऊंची नाक होगी। यह जो फल कहा, इस फल का जो आधार है और इसका आधार गणित रूपात्मक जो आधार है, उसको जान लेना ही विज्ञान है। उस कुंडली को बना लेने की विधि को जान लेना और उसके आधार पर फल कर देने की विधि को ही हम भारतीय कुंडली विज्ञान कह सकते हैं। अभी सुनील जी ने जो मुझे आवंटित किया था विषय, वस्तुतः वह विषय वर्ष प्रवेश का था, परंतु मैं ये समझता हूं वर्ष प्रवेश के विषय में भी कुछ यहां पर टिप्पणी करना आवश्यक है। वर्ष प्रवेश कुंडली क्या है और किसको कहते हैं वर्ष प्रवेश कुंडली, इसको भी जानना चाहिए। और कुंडली के कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों में वर्ष प्रवेश कुंडली का रूपी प्रकार का क्या महत्व है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। एक अनंत दैवज्ञ एक बहुत बड़े विद्वान हुए, जिनके दो सुपुत्र थे, एक का नाम नीलकंठ था और दूसरे का राम दैवज्ञ कहते थे। राम दैवज्ञ ने मुहूर्त का एक अद्भुत अभिनव ग्रंथ लिखा, जिसको हम मुहूर्त चिंतामणि कहते हैं, राम दैवज्ञ के द्वारा लिखा गया। और नीलकंठ जो इनके बड़े भाई थे, उन्होंने एक नीलकंठी नाम का ग्रंथ लिखा, ताजिक नीलकंठी नाम का ग्रंथ लिखा, जो लगभग 1480 में, ये 1400 कुछ 1200 में कुछ में लिखा गया। एक्चुअली में यह ताजिक ग्रंथ लिखने में जो 1200 सन 1200 में ताजिक शास्त्र का आरंभ हुआ। ताजिक का मतलब क्या है? ताजिक का मतलब है वर्ष प्रवेश कुंडली, अर्थात व्यक्ति के बारे में एक वर्ष के संबंधित शुभ अशुभ का ज्ञान कर लेना ही वर्ष प्रवेश कुंडली है, जिसमें एक वर्ष के संबंधित क्या उसको मिलेगा और क्या वह खोएगा, क्या पाएगा। क्योंकि वस्तुतः जीवन तो कुछ पाने और खोने का नाम ही है। कई बार बहुत कुछ खो के पाते हैं, कई बार कुछ पाके खोते हैं, परंतु उस खोने पाने
पाने में क्या खोया जाएगा, क्या पाया जाएगा, या खोए जाने वाली वस्तु को क्या बचाया जा सकता है, क्या पाए जाने वाली वस्तु को बढ़ाया जा सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए एक ताजिक शास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा गया, जिसको ताजिक नीलकंठी के रूप में जानते हैं। यह भी एक कुंडली बनाने का एक उपक्रम है। इस उपक्रम में 1 वर्ष के संबंधित शुभ अशुभ का ज्ञान होता है। व्यक्ति के बारे में 1 वर्ष का पूरा चरित्र चित्र वर्णन उसके अंदर होता है। अब वह उनको जानकर अपने शुभाशुभ फल को में परिवर्तन कर सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि हुई है वही जो राम रची राखा। देखिए मित्रों, यदि इस पंक्ति को हम मानते हैं तो निश्चित रूप से हम कुछ भी बदल नहीं सकते। तो फिर वेद इत्यादि जो अनिष्ट परिहार और इष्ट प्राप्ति की जो बात करता है, जो कहता है कि हमें अपनी मर्जी का प्राप्त हो जाएगा, और जो हमें प्राप्त यानी अनिष्ट है, जो हमारे लिए जो नुकसानदायक है, वो हमसे दूर हो जाएगा। तो फिर वेद मंत्र इत्यादि या वैदिक संपदा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। निश्चित रूप से जो हमारा फल परिपाक तैयार होता है, उसको घटाना और बढ़ाना हमारे बहुत हद तक हाथ में रहता है। क्योंकि हमें जो फल मिलता है, उस फल में आधार हमारा जन्म से लेकर आज तक किया जाने वाला कर्म है। और जन्म से पूर्व जो जन्म हुए, जिसको हम 2 अलग अलग अर्थों में लोग जानते हैं। कुछ लोग उसको प्रारब्ध कहते हैं जन्म से पूर्व का, कुछ लोग उसको संचित कहते हैं, कुछ लोग जन्म से आज तक के संचित कर्म कहते हैं। तो दोनों ही कर्म, जन्म से पूर्व में जो जन्म लिए गए उनके कर्म और जन्म से अब तक किए गए कर्म, इन दोनों का फल का एक सम्मिश्रण हमारे वर्तमान के साथ सम्मिश्रण होकर हम उसका फल भोगते हैं। जैसे सुनील जी ने जब इस कार्यशाला की घोषणा की तो एक लिंक बनाया गया। अब उस लिंक में जितने लोग प्रविष्ट हो पाए, जितने साथी उसमें पंजीकृत हुए, उन साथियों ने ही कक्षा में प्रवेश होने की उनमें अर्हता हुई। जिन्होंने उस लिंक पर जाकर अपनी योग्यता नहीं प्राप्त की, यानी प्रविष्ट नहीं हुए, पंजीकृत नहीं हुए, तो वह कक्षा में नहीं प्रवेश कर पाए। तो इसके लिए एक योग्यता हुई। जैसे जब मैंने पीएचडी किया, उससे पहले आचार्य किया, उससे पहले शास्त्री किया, शास्त्री नहीं करता तो आचार्य नहीं कर सकता था। तो इसी प्रकार हमारा पूर्व जन्म का और इस जन्म का कुछ कर्म फल एकत्रित होता है, और उस एकत्रित फल को जब मैं वर्तमान कर्म के साथ, क्रियामान कर्म के साथ संबंध करता हूं, तब जाकर मुझको फल मिलता है। जैसे अब यदि मान लेते हैं, मैं कर्म फल को कैसे बदला जा सकता है उसके बारे में कह रहा हूं, और उसको कैसे बदलने में हम लोग कारगर हैं, उसको प्रतिपादित करने का प्रयास मैं कर रहा हूं। देखिए, यदि हमें पता है हमें किसी स्थान पे जाना है, किसी गांव में जाना है, हमें पता चला कि वहां पर एक बहुत खतरनाक कुत्ता है जो काट लेता है, तो हमने क्या किया, लेकिन मार्ग वही है, उसी मार्ग से जाना होगा। तो हम वैसे तो मोटरसाइकिल पे, स्कूटी पे या साइकिल पे या पैदल जाने वाले थे, परंतु हमने वहां निर्णय बदलकर हम गाड़ी में गए या ऐसे साधन में गए जिससे वह हमारी पहुंच तक ना पहुंच पाए या उसकी पकड़ में हम ना आ पाए। दूसरा, या हमने प्रयास किया कि अपने साथ में कुछ गुड़ ले लिया, बिस्किट ले लिए, कुछ ऐसे पदार्थ ले लिए जो कुत्ते को पसंद रहता है, तो उसको देखते ही हमने दूर से डाल दिया, तो वह कुत्ता निश्चित रूप से अपना भोजन सेवन करना चाहेगा। या एक हमने लठ ले लिया या कोई ऐसा शस्त्र ले लिया जिससे हम रक्षा कर पाए। तो यह सारे उपक्रम हमको उस कुत्ते से बचाते हैं।
या हमें पता चल गया, आजकल तो गूगल बता देता है कि वेदर में हमें पता चल जाता है कि आज बारिश होनी है कि नहीं, या कितने % बारिश होनी है। तो रेनकोट या हम अपनी व्यवस्था इस हिसाब से कर लेते हैं कि बारिश से बच पाए। यदि बारिश से हम बच जाएंगे तो निश्चित रूप से बारिश से बच के हम अनेकों उन रोगों से बच जाएंगे जो रोग हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम चीजों को जानकर जन्म कुंडली के द्वारा या वर्ष प्रवेश कुंडली के द्वारा हम चीजों को जानकर उसमें परिवर्तन की संभावनाओं को पैदा कर सकते हैं। उन संभावनाओं को जब हम पैदा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वह संभावनाएं जो हमने पैदा की होती है वह उस शुभाशुभ फल में ह्रास या वृद्धि करती है। शुभ फल में वृद्धि करती है और अशुभ फल में ह्रास करती है। देखिए, सन 1200 में जब यवनों का, मुस्लिमों का पूरे भारत पर जब राज्य था, उनका आक्रमण हुआ और उन्होंने कब्जा किया, तो उस समय यवन शब्दों का, मुस्लिम, अरबी फारसी के शब्दों का बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ और जितने हर विषय के विशेषज्ञ थे उन्होंने उन विषयों को अरबी फारसी में प्रयोग किया और प्रयुक्त किया, समाज के सामने लाए। तो ताजिक शब्द भी अरबी फारसी का ही समझिए आप। तो इसमें यवन आचार्य मुस्लिमों के द्वारा जो 1200 ईस्वी में वर्ष प्रवेश के ग्रंथों का प्रारंभ हुआ, वर्ष प्रवेश कुंडलियां बनाई जाने लगी। वस्तुतः ताजिक शब्द या वर्ष प्रवेश, ताजिक शब्द विदेशी शब्द है, यह यवनों के द्वारा दिया गया शब्द है, जिसका मतलब वो एक ताजिया करके भी निकालते हैं, जो वर्ष में एक बार निकाला जाता है, वह उपलक्ष्य रहता है उनका। इसके लिए शास्त्र में 4 शब्द अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, ताजक, तार्जिक और तार्तियक और वर्ष प्रवेश। ये वर्ष प्रवेश कुंडली बनाने के लिए 4 अलग अलग शब्द हैं, ताजक, तार्जिक, तार्तियक और वर्ष प्रवेश। अब और भी वर्ष प्रवेश के ताजिक भूषण पद्धति गणेश दैवज्ञ ने लिखा, दैवज्ञालंकृति ये तेज सिंह एक हुए हैं, उन्होंने लिखा था 1300 में, और ताजिक तंत्रसार 1356 में लिखा गया। उसी तरह ताजिक नीलकंठ दैवज्ञ ने 1509 में लिखा था, जो अनंत दैवज्ञ के सुपुत्र थे, जिन्होंने अद्भुत कार्य किया। उनके भाई ने, राम दैवज्ञ ने, मुहूर्त चिंतामणि नाम का अद्भुत ग्रंथ लिखा, जो आज मुहूर्त के लिए बहुत मतलब कि प्रमाणभूत माना जाता है। अब कुंडली विज्ञान में देखिए, एक हुआ जन्म कुंडली, जन्म के आधार पर बनाई हुई कुंडली, जिससे जन्म से लेकर मृत्यु तक के शुभाशुभ फल का ज्ञान किया जाता है। दूसरी कुंडली हुई वर्ष प्रवेश कुंडली, जिससे एक वर्ष के शुभाशुभ फल का ज्ञान किया जाता है। तीसरी एक कुंडली और होती है जिसको कहते हैं प्रश्न लगन कुंडली। प्रश्न लगन कुंडली में क्या हुआ कि हमारे पास कोई आया, कुछ जिज्ञासा लेके आया, कुछ प्रश्न रखा, उस प्रश्न में जो समय होता है, उस समय के आधार पर जो कुंडली का निर्माण किया जाता है उसे कहते हैं प्रश्न लगन कुंडली। प्रश्न लगन कुंडली से भी व्यक्ति के जीवन में शुभाशुभ फल का ज्ञान किया जा सकता है। 3 प्रकार हुए अभी तक। जन्म कुंडली, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी शुभाशुभ फल विचार करने की विधि है। वर्ष प्रवेश कुंडली, जिसमें एक वर्ष में होने वाले शुभ अशुभ फल का ज्ञान किया जाता है। तीसरा प्रश्न लगन कुंडली, जिससे व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य के संबंधित शुभाशुभ फल का संक्षिप्त में विचार ना करके संकुचित रूप से विचार किया जाता है, कुछ ही प्रश्नों के समाधान देकर। एक कुंडली और होती है जिसको कहते हैं गोचर कुंडली। गोचर कुंडली, क्योंकि भारतीय कुंडली विज्ञान को समझने के लिए जितनी प्रकार की ज्योतिष में भारत में प्रयोग की जाने वाली कुंडलियां होती हैं, इन सब को जानना हमारी अनिवार्यता है। यदि हम इन सब को जानेंगे तभी रहस्यों को जान पाएंगे, तभी शुभाशुभ फल को समझ पाएंगे।
नहीं तो निश्चित रूप से हम संकुचित ही रहेंगे। अब देखिए, अब क्या कहते हैं कि गोचर कुंडली। अब गोचर कुंडली क्या है? गोचर कुंडली 3 प्रकार की होती है। एक जन्म लग्न, जन्म कुंडली का जो जन्म लग्न होता है, उसी लग्न को लग्न मानकर आज की कुंडली का निर्माण करते हैं। अर्थात जन्म कुंडली यदि किसी की तुला लग्न की है तो तुला लग्न की एक कुंडली का निर्माण करेंगे और उसमें ग्रह आज के अर्थात अभी के दिखेंगे। वह एक प्रकार हुआ, उसको कहते हैं लग्न गोचर। दूसरी एक कुंडली और है, उसे कहते हैं चंद्र गोचर। अर्थात जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पे होता है, चंद्रमा जिस राशि पे होगा उसको लग्न मानकर एक कुंडली का निर्माण करेंगे। जैसे किसी का जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, तो एक कुंडली का निर्माण करेंगे जिसमें वृश्चिक लग्न लिखेंगे और ग्रह अभी के लिखेंगे। फिर उसका जो शुभाशुभ फल हम करेंगे उसे कहते हैं चंद्र गोचर। गोचर का एक प्रकार हुआ लग्न गोचर। जन्म कुंडली का जो लग्न है उसी को लग्न मानकर आज के ग्रह लिखने पर, अभी के ग्रह, आज के अभी के ग्रह लिखने पर शुभाशुभ फल करने की विधि को प्रश्न लग्न गोचर, लग्न गोचर। दूसरा गोचर हुआ जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उसको लग्न मानकर एक कुंडली का निर्माण करते हैं जिसको चंद्र गोचर कहते हैं। तीसरा प्रकार हुआ सूर्य गोचर। जन्म कुंडली में सूर्य जिस राशि में है उसको लग्न मानकर एक कुंडली का निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं सूर्य गोचर। ये 3 प्रकार का गोचर किया जाता है। कुछ विशेष लोग चौथे प्रकार का भी गोचर मानते हैं। चौथा प्रकार क्या हुआ गोचर में, गोचर कुंडली में जिस ग्रह की दशा चली है, वर्तमान दशा यदि मान लीजिए बुध की है, तो बुध जन्म कुंडली में जिस राशि में है उसको लग्न मानकर आज के ग्रह लिखने पर एक कुंडली का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं दशा गोचर। हालांकि इसका प्रचलन बहुत न्यून है, बहुत नाम मात्र ही है, परंतु हमें पता रहना चाहिए कि किस प्रकार से, क्यों। अब देखिए मित्रों, जो लग्न गोचर हुआ, चंद्र गोचर हुआ और सूर्य गोचर हुआ, क्यों इन तीनों को लिया जाता है? सर 1 मिनट, दशा गोचर आप दोबारा से बताएंगे? जी बता देते। अब मान लीजिए किसी ग्रह की दशा चली है, वह शुक्र है। अब शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में तुला राशि में है, तो तुला लग्न की एक कुंडली का निर्माण करते हैं और आज के अभी के ग्रह लिखते हैं, उसको दशा गोचर कहते हैं। उससे भी फल करने की विधि को कहते हैं भैया दशा ही दिशा निर्धारित करेगी। व्यवहार में बहुत सुना जाता है, तो वह भी एक मतलब कि एक उपक्रम है फलादेश करने का। कुछ लोग उसको भी आधार मानकर फलादेश करते। हालांकि इसको प्रयोग करने वालों की संख्या बहुत क्या कहते हैं नाम मात्र है, अंगुली गण्य भी कहना उचित होगा, अंगुली गण्य ही है। अब देखिए लग्न गोचर, चंद्र गोचर और सूर्य गोचर को क्यों लिया और इसका आधार क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। क्या शेयरिंग का ऑप्शन है सुनील जी? हाँ जी, ठीक है। देखिए ओके, देखिए अभी मैं आपको एक कुंडली बना के दिखाता हूं। इस कुंडली को देखने पर आपको बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक बार कोई भी कह दीजिए। जी सर, दिखाई दे रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए ये मैंने अभी का डाल दिया है और ABC करके, और आप पंचकूला से यह प्रसारण करवा रहे हैं, इसलिए पंचकूला ही मैं देता हूँ। हरियाणा में कहावत है, जिसकी खावे बाकड़ी उसके गावे गीत। अब पंचकूला वाले ही करवा रहे हैं कार्य, तो उन्हीं का गीत गाना है, इसलिए पंचकूला। पी ये देखिए, अब इसको देखिए, आप इसमें देखिए मिथुन लगन की कुंडली आ गई, मिथुन लगन की कुंडली आ गई। यदि यह तो खैर अभी अभी की कुंडली है, यदि अभी की कुंडली है तो अभी की कुंडली होने पर इसका प्रश्न गोचर यही हो गया। यदि मान लेते हैं कि यह कुछ दिनों पहले की है, कुछ दिनों पहले की, इसको यानी एक देखिए, मैं सर्च करता हूं कोई अन्य कुंडली, ये श्री यशस्विनी की कुंडली ले लेते हैं। ये देखिए, ये एक किसी की मैंने एक कुंडली ले ली, किसी का जन्म की कुंडली है। यहाँ देखिए वृष लगन की एक कुंडली है हमारे पास। अब इसके हमको 4 गोचर बनाने, इसके गोचर बनाना है हमको। तो लगन गोचर इसका कैसे बनेगा? देखिए वृष लगन की कुंडली है, तो एक कुंडली का निर्माण करेंगे जिसमें लगन में वृष लिखेंगे, और वृष लगन लिख के आज के ग्रह उसमें लिखेंगे। आज के ग्रह जानने का तरीका देखिए, यहाँ है गोचर दिया है, इसमें जिस जिस राशि में जो जो ग्रह बैठा उस राशि में बिठाना है। जैसे वृष राशि में मंगल है तो वृष में ही मंगल बिठाना है, और कन्या में चंद्र और केतु है तो कन्या में ही चंद्र केतु बिठाना है। लग्न वृष ही रहा, लगन वृष रहा, और वृष लगन की कुंडली में ग्रह ये बिठा दिए जो जो जिस राशि में बैठा है। ये लगन गोचर हुआ। दूसरा चंद्र गोचर की बात मैंने कही थी। चंद्र गोचर में यहां देखिए चंद्रमा मिथुन राशि पे है, जहां पर अंक 3 लिखा है, तो एक कुंडली बनाएंगे जिसमें लगन में 3 का अंक लिखेंगे, अर्थात मिथुन राशि लिखेंगे। तो ग्रह आज के ही लिखने हैं गोचर के, तो ये ग्रह लिख दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर मिथुन लगन की कुंडली दी है, यह चंद्र गोचर है। इसी समय एक्चुअली में वृष लगन का भी गोचर यही चला। तीसरा सूर्य देखिए यहाँ मकर राशि में बैठा है, तो मकर राशि को लगन मानकर एक कुंडली बनाएंगे और उसमें आज के ग्रह लिखेंगे, तो यह हो गया सूर्य गोचर। तीसरी जो मैंने बात कही थी वह कही थी चौथी जो मैंने कहा था दशा गोचर। अब देखिए दशा, देखिए शनि की है, शनि की दशा है, तो शनि की दशा, शनि यहाँ पर देखिए धनु राशि पे है, तो धनु लगन को आधार मानकर आज के अभी के ग्रह लिखेंगे। यह चतुर्थ उपक्रम हुआ, तो यह 4 प्रकार का उपक्रम होता है जो दशा यानी जो गोचर के रूप में हम लेते हैं। वस्तुतः है देखिए, एक बात मैं आप लोगों को शेयर करता हूं, अपना एक अनुभव है। जब मैं 2005 में मैंने आचार्य पास की, तो मैं सोचता था 2004 में मैं सोचता था कि मैं कुंडली बनाना, षोडश कुंडली बनाना सीख जाऊं। तो मैं बहुत जगह बहुत ज्योतिषियों के पास गया, तो कई स्पष्ट थे तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बनाना जानते। कई कुंडलियां बनाते थे, मैं देखता था बनाते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम कंप्यूटर से यथावत भरते हैं इसलिए हमें नहीं बनाना आता। कईयों ने कहा कि समय नहीं है, तो यानी स्पष्ट नहीं कह पाए कि हम नहीं जानते हैं। तो मुझे बहुत पीड़ा हुई कि ये कुंडली बनाना जब आता नहीं है तो फलादेश कैसे करते होंगे। जब कुंडली बनाना आएगा तभी ना फलादेश होगा। अब कुंडली का आधार तो फलादेश है, जब कुंडली का आधार फलादेश है तो कुंडली तो तभी प्रमाणित मानी जाएगी। जब फलादेश तभी प्रमाणित माना जाएगा जब कुंडली सही होगी। तो फिर
वर्कशॉप मैंने चलाना शुरू की। एक पहली वर्कशॉप मैंने 1 जून 2006 से 1 जुलाई 2006 तक चलाई, 31 दिन की कैथल में। और मैं काफी कुछ वहां मुझे लाभ भी हुआ और कई साथी लाभान्वित हुए। फिर कुरुक्षेत्र में हमने इसी तरीके से सेम तारीख से वर्कशॉप कई बार चलाई। तो वहां पर एक व्यक्ति आया, देखिए क्योंकि प्रश्न ये सामुद्रिक शास्त्र की कक्षा जगदीश जी ले चुके हैं और नवीन जी पाराशरी के संबंध में बहुत सारे सूत्र आपको बता चुके हैं, और आज मैं कुंडली के कई डायमेंशन को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये सब को मैं कुछ एक अलग एंगल से बताना चाहता हूं आपको। तो हमारे मित्र थे बलराम सांडिल्य जी, कुरुक्षेत्र के एक अद्भुत विद्वान रहे हैं। कलीराम जी, वेद में उनका ये समझिए कोई सानी नहीं था। उन्हीं के प्रिय शिष्य रहे बलराम सांडिल्य है। उनका एक गुरुकुल था जिसमें हमने वो कार्यशाला चलाई थी। तो एक व्यक्ति, मैं प्रोफेशनलिस्ट हूँ कुंडली देखने के मामले में, पढ़ाने के मामले में सेवा करता हूँ, परंतु देखने के मामले में प्रोफेशनलिस्ट हो जाता हूँ। तो उस समय मैं 1100 रुपये मतलब की कुंडली देखने का लेता था। तो उन्होंने बलराम जी का फोन करवाया कि इसका देख दीजिए। उन्होंने कहा कि अरे थोड़ा सा गरीब है, थोड़ा देख लीजिएगा इसका। तो मैंने कहा ठीक। तो मैंने उस समय कार्यशाला का लगभग 25वां दिन था और 24वां 25वां दिन था। मैंने अलग अलग टीम को अलग अलग वर्क दिया। एक टीम को मैंने कहा कि जाओ प्रश्न लगन से इसका बनाओ, प्रश्न लगन बनाओ, 3-4 को उसमें बिठाया। एक को मैंने कहा हाथ पकड़ो इनका, और 4-5 लोग ने हाथ देखा। फिर 4-5 को मैंने कहा कि आप ऐसा करो कि इसका जन्म कुंडली पे कंसंट्रेट कर जाओ। और फिर मैं स्वयं स्वर शास्त्र पे कंसंट्रेट कर दिया। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा बताओ क्या जानना चाहता है। एक ने कहा कि पंचम भाव के संबंधित बात करना चाहता है। पंचम भाव बुद्धि का है, पंचम भाव पेट का है, और पंचम भाव विद्या का है, और पंचम भाव संतान का है। तो हस्तरेखा वाले से मैंने पूछा कि क्या जानना चाहता है। उसने हाथ में देखा, शुक्र पर्वत पे कुछ ऐसे चिन्ह उसको नजर आए जो संतान में बाधक थे। तो उसने कहा कि उदय जी संतान बाधा नजर आ रही है। तो प्रश्न लगन वाले ने भी वही बात कही। तो देखिए यहां पर मैं केवल एक ही बात आपको कहना चाहता हूं, सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा भी वही बात हुई, जन्म कुंडली के द्वारा भी और प्रश्न लगन के द्वारा भी, परंतु तीनों का ज्ञान होने से क्लियरिटी आ गई। क्योंकि पंचम भाव से बुद्धि का भी विचार करते हैं, विद्या का भी विचार करते हैं, पंचम भाव से पेट का भी विचार करते हैं, पंचम भाव से संतान का भी। परंतु हाथ को जब देखा तो देखा कि शुक्र पर्वत में कुछ स्थितियां अच्छी नहीं है, तो संतान के लिए कुछ समस्या है। तो वहां पे क्लियरिटी आ गई। और लगन में भी कुछ ऐसा ही देखा, क्योंकि पंचम और नवम दोनों जब पीड़ित होते हैं तो संतान के संबंधित समस्याएं उस तरह की रहती है। तो यानी मार्ग अलग अलग थे, परंतु मार्ग मिले वहीं जाके जहां सटीक पॉइंट है। देखिए इसीलिए कभी भी किसी का भी फल करें तो जन्म कुंडली के साथ गोचर कुंडली जरूर बनाएं। या मैं तो कहता हूं तीनों गोचर बनाने चाहिए, लेकिन तीनों ना भी बनाएं, चंद्र और लगन गोचर में से एक तो जरूर बना लें। कहते हैं कि कब चंद्र गोचर देखना चाहिए, कब लगन गोचर देखना चाहिए। यदि चंद्रमा बली है जन्म कुंडली में बली है तो चंद्र गोचर ही देखना चाहिए। यदि चंद्रमा बली नहीं है जन्म कुंडली में, लगन बली है तो लगन गोचर देखना चाहिए। यदि दोनों बली नहीं है तो बलाधिक्य, लग्नेश का बल ज्यादा है तो लगन कुंडली से, यदि चंद्रमा का बल ज्यादा है तो चंद्र गोचर से व्यवहारिक फलादेश करना चाहिए। ये एक उपक्रम है। देखिए अब
फल जानने के लिए कुंडली विज्ञान के क्या क्या पैरामीटर्स हमने रख लिए, या क्या 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 पैरामीटर्स हमने कहे। पहला, जन्म कुंडली के आधार पर फल करने की विधि। दूसरा, वर्ष प्रवेश, एक वर्ष के शुभ अशुभ फल जानने की विधि। तीसरा हमने कहा प्रश्न लगन के आधार पर शुभ अशुभ फल करने की विधि। चौथी विधि हमने गोचर गोचर गो ग्रह के लिए भी प्रयोग किया जाता है, गोगत्यर्थ भी प्रयोग किया जाता है कि ग्रहों के गोचर के आधार पर शुभ अशुभ फल करने की विधि। यह उपक्रम हुए, यह कुंडली के संबंधित उपक्रम हुए। अब देखिए, एक अभिनव विद्वान है और ऐसे विद्वान हैं कि उनका नाम लेने से अपने आप को मैं धन्य समझता हूं, कैप्टन लेखराज शर्मा जी। क्योंकि कई लोग पूछते हैं मुझसे कि मैं ज्योतिष का कैसे ज्ञाता हो जाऊं। सर वो हिमाचल से है ना? हाँ जी जी, मैं उनके बारे में विस्तार से कहूंगा कुछ जी। हाँ, वो चंडीगढ़ आने वाले भी हैं। अप्रैल मार्च, ये क्या बोलते हैं, 9 तारीख को पिकाडली होटल है, वहां मिलेंगे यदि आप। जी जी जी, मैं जानती हूँ उनको। हाँ, वो देखिए, कई लोग पूछते हैं कि कैसे मैं प्रवीण हो जाऊं, दक्ष हो जाऊं। हरि को जानना है तो हरि कथाओं को जानना होगा, हरि कथा को सुनाने वालों को जानना होगा। यदि उसी तरीके से आप ज्योतिष के विद्वानों का यदि स्तुति करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक 18 प्रवर्तक आचार्यों की स्तुति करते हैं, या उस परंपरा का निर्वहन कर रहे अनेकों विद्वान का यदि गुणगान करते हैं और शास्त्र का बार बार आलोड़न करते हैं, तो निश्चित रूप से आप में सरस्वती की उसी तरीके की कृपा हो जाती है। भगवान सूर्य आप पे कृपा करते हैं। भगवान सूर्य उन रहस्यों को आपको बताते हैं जो रहस्य हम मतलब कि जान नहीं पाते। अब देखिए, कुंडली का अगला विज्ञान जो मैं कहना चाहता हूं, हाथ में जो विज्ञान है, वह विज्ञान है कैप्टन लेखराज शर्मा जी, जो आर्मी में कैप्टन रहे और हिमाचल प्रदेश में जोगिंदर नगर के रहने वाले हैं, जो हाथ को देखकर 1 मिनट मात्र में जन्म कुंडली बना देते हैं। देखिए, मैं सुनी हुई बातों को थोड़ा सा बहुत कम विश्वास करता हूं, परंतु अविश्वास नहीं करता हूं। सुनी हुई बातों पे मैं विश्वास कम करता हूं, परंतु अविश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि विश्वास करें या ना करें, अविश्वास का हक हमको नहीं है किसी भी चीज पे। हम सुने, यदि हम विश्वास की संभावना जानना चाहते हैं तो हम उसको परीक्षण करें। तो हालांकि परीक्षण का अधिकारी तो मैं अपने आप को नहीं मानता था, फिर भी उन्होंने मेरे हाथ का स्वयं ही, मुझे एक बार फोन आया कि नरेश जी आप अपने हाथ का, क्योंकि एक व्याख्यान में गुरुजी का और मेरा व्याख्यान एक साथ था हिमाचल प्रदेश में। मेरे गुरुजी प्रातः स्मरणीय और अहोरात्र स्मरणीय पीठपति वेंकट भास्कर सुब्रमण्यम जी, जो आजकल रघुनाथ कीर्ति कैंपस देव प्रयाग में है, वो उस समय हिमाचल प्रदेश में थे। तो उन्होंने ही कार्यशाला का आयोजन करवाया था। तो कैप्टन लेखराज जी का और मेरा ये व्याख्यान एक साथ हुआ। तो उसके 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, नरेश जी आप अपना हाथ का वो भेज दीजिए फोटो। तो मैंने फोटो भेजा, तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। मात्र 5 मिनट के अंदर उन्होंने मेरे मोबाइल पे भेज दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी सब भेज देंगे। अब मुझे फोन किया, नरेश जी मोबाइल चेक करो। चेक नहीं किया? मैंने कहा नहीं देखा गुरुजी। तो मैंने जब देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। मेरा डेट ऑफ बर्थ और समय बिल्कुल फिक्स उन्होंने लिख दिया था। बिल्कुल सर, वो ऐसे ही है। मैंने भी उनका अटेंड किए हैं कई सारे सेमिनार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, जगदीश जी आए, वो मेरे अंतेवासी रहे हैं, मेरे सानिध्य में उन्होंने अध्ययन किया और अद्भुत विद्वान हैं हस्तरेखा के और अन्य शास्त्रों के। हिमाचल के हैं जगदीश जी भी। तो देखिए, मैं जो एक बात जो कहना चाहता हूं वह यह है कि हाथ में भी कुंडली है, हाथ में भी कुंडली है। कुंडली का विज्ञान जब हम जान रहे हैं तो कुंडली कहां कहां है, हाथ में भी कुंडली बनी हुई है। और इसी तरीके से कुछ लोग माथे से भी कुंडली बनाते हैं, यानी मस्तक से भी कुंडली बनाते हैं। देखिए, परंतु बना वही पाता है, विद्वदेव विजानाति यथा विद्वत परिश्रमम।
विद्वान व्यक्ति ही विद्वान व्यक्ति के परिश्रम को जान सकता है। कभी यदि कैप्टन लेखराज शर्मा जी का इंटरव्यू आप सुनेंगे, वह हमेशा एक बात कहते हैं, गणितीय प्रक्रिया को जानिए। हम लोग एक ऐसी दौड़ में लग जाते हैं फलित की, यश प्रसिद्धि की, क्योंकि मैं 1999 से अध्ययन कर रहा हूं और मेरे सहपाठी भी और गुरु भाई समझिए रामफल जी जुड़े हैं, और ये समझिए कि 1999 से मैं औपचारिक रूप से अध्ययन कर रहा हूं, और उससे पहले मेरे पिताजी मतलब कि किसी पड़ोस में किसी को कुंडली सिखा रहे थे, तो मैंने देखा कि ये तो गणित है पूरा, तो मैंने उसको जी प्रणाम। जी 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 नमस्कार। तो फिर उस प्रक्रिया को मैंने जब समझा, तो तब से मैं अध्ययन कर रहा हूं। तो अध्ययन करते करते मैं यहां तक पहुंचा, अब भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब कि छूटती हैं, परंतु अब जो गणितीय आधार पर जो बात कही जाती है उसमें कभी गलती नहीं रहती। गणितीय आधार पर जो घोषणा या उद्घोषणा या जो बात कही जाती है उसमें गलती नहीं होती। तो इसीलिए कैप्टन लेखराज शर्मा जी मुझे पसंद भी करते हैं और यानी प्रेम बहुत करते हैं, तो क्योंकि हम गणित को प्रमोट करने में विश्वास करते हैं। देखिए, भारतीय कुंडली विज्ञान कुंडली के विज्ञान को बताता है। अब मैं पहले सोचा कि कुंडली का ही विज्ञान आपको बता दूं, कुंडली बनाने की विधि समझा दूं, परंतु वह पास में बैठकर बताने वाला विषय है। यदि मैं बताने चलता तो एक दो विषय ही बता पाता। तो फिर मैं अपने आप से मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी उपयोगिता और उसके उन रहस्यों को आपको बता देता हूं कि हमको क्यों इसको जान लेना है और क्यों हमारे लिए आवश्यक है, और कहां कहां हम जान जाएंगे उस रहस्य को, यह भी मैं आपको कहूंगा। अब जब हम उसको भारतीय कुंडली को जब हम समझते हैं, मैंने कहा कि हाथ से भी आप कुंडली को जान सकते हैं। 9 मार्च को पार्क व्यू एक होटल है, पार्क व्यू चंडीगढ़ में, वहां कैप्टन लेखराज शर्मा जी आएंगे, जो हाथ से डेट ऑफ बर्थ टाइम निकालते हैं, और उनका 8 महीने का अपॉइंटमेंट है, जो हाथ को देखते ही यानी ज्योतिष प्रांगण करके एक ग्रुप है, पूनम शर्मा जी चलाती हैं। बिल्कुल सर, पूनम शर्मा जी ज्योतिष प्रांगण से उनका इवेंट होना है। हाँ जी, हाँ जी, उसमें हमें भी इनवाइट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप उनका दर्शन करना चाहते हैं, पंचकूला वाले साथी, तो वह उनसे मिल भी सकते हैं सशरीर, उनका आशीर्वाद भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और उनके चमत्कार जो वो एक दो व्यक्तियों का करते हैं तो वह आप देख भी सकते हैं। यह भी एक कुंडली का विज्ञान हुआ। देखिए, कुंडली के अब कई विज्ञान हम समझ गए हैं। इन विज्ञानों के आधार पर फल करने की जो विधियां हैं उनको कुंडली विज्ञान कहते हैं। अब फलित के सिद्धांत हमारे तब तक घटेंगे नहीं जब तक हम गणित को पता नहीं रहेगा, क्योंकि युक्ति, देखिए मैं कुछ ऐसी चीजों पर ही वो क्लिक करूंगा जहां हमारा ध्यान नहीं जाता, हम दौड़ में लग जाते हैं। उन पॉइंट्स को मैं क्लिक करूंगा जिससे आप मतलब कि यदि दौड़ में लगे भी हैं तो उन सूक्ष्म बिंदुओं को जानकर उनको सही तरीके से प्रयोग कर पाए। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए हमने कोई कुंडली का फलादेश हम करने लग गए और हमारे सामने किसी ने कुंडली बना दी, तो पहला काम क्या है? पहला काम है हम उस कुंडली को जब देखें तो उस कुंडली की परीक्षा करें कि यह कुंडली सही है कि गलत है। तो उस कुंडली की परीक्षा करने का तरीका है, आजकल तो मोबाइल आ गया, निरंतर कई विषयों में लोग ये मानते हैं कि इन विषयों में हरास हो रहा है, परंतु मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, ज्योतिष शास्त्र निश्चित रूप से प्रगति कर रहा है उत्तरोत्तर। पहले क्या स्थिति थी नहीं कहा जा सकता, परंतु उत्तरोत्तर ज्योतिष शास्त्र में गूढ़ता आ रही है और सूक्ष्मता आ रही है पहले की अपेक्षा। कैसे? हम ही
अन्य कई साथियों को, कई विद्वानों को हमने देखा कि कहते थे कि कुंडली बनानी है और हाथ से ही बनवानी है। श्रद्धा आज भी हाथ से बनवाने वालों की कुंडली की श्रद्धा अधिक है, क्योंकि इसका कारण भी मैं आपको कहूंगा कि क्यों ऐसा है और क्यों हाथ से ही बनाने वाली कुंडलियों को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, इसको भी मैं कहूंगा। पहले पूछते हैं कहां पैदा हुए हो, स्थान पूछा। अच्छा, वो स्थान का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो पता चला कि जींद डिस्ट्रिक्ट है। जैसे मेरा जन्म स्थान है उचाना और मेरा डिस्ट्रिक्ट है हिसार जन्म का। लेकिन अच्छा, नजदीक डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो जींद। तो हम क्या करते थे, जींद का अक्षांश रेखांश लेकर कुंडली का निर्माण करते थे, क्योंकि वह नजदीक है। परंतु अब देखिए, हिसार की अपेक्षा तो जींद लेना बिल्कुल सही है, हिसार की अपेक्षा, क्योंकि हिसार से उचाना की दूरी ज्यादा है और जींद से उचाना की दूरी कम है। दो स्थान है मैंने कहे, परंतु जींद लेने में भी तो दोष है। अरे जब मैं जींद ले रहा हूं तब भी तो दोष है, क्योंकि उचाना ही लेना चाहिए। परंतु आज वह क्रांति आ गई है कि मैं उचाना ही लूं। इसका एक तरीका मैं बता देता हूं आपको कि जैसे कईयों के साथ ये समस्या होगी, गांव का तो पता है, परंतु वह लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नकली यूज कर रहा है। नकली का मतलब जो उसके नहीं है। अब देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कुंडली भी बनाइए और एग्जैक्ट बनाइए, तो फिर आपका वैशिष्ट है, नहीं तो आपका वैशिष्ट नहीं। देखिए, मैं अभी आपको प्रस्तुत करके दिखाता हूं कैसे। क्या स्क्रीन दिख रही है, एक बार कोई भी बता दीजिए। जी सर। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। देखिए, मैं मैप पे चला गया। मैप पे जाके मैंने मतलब कि अब मैप पे जाने के बाद हालांकि उचाना का मिल जाता है, लेकिन मैंने मेरा गांव डाल दिया, मान लीजिए कापड़ो भी। कोई आप में से कोई गांव का नाम बता दीजिए अपना, किसी का भी। बेलर खा जी। है जी, बेलर खा जी। बेलर खा, BALARKHA, बेलर खा। नजदीक क्या है जी? नरवाना जी, नरवाना। नरवाना जी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। बेलर खा, नरवाना। अब देखिए, अब हम बेलर खा पहुंच गए और बेलर खा भी मतलब कि अब देखिए, इसका तरीका मैं बताता हूं कैसे आप इस चीज को ट्रैक करेंगे। जहां बेलर खा लिखा है, अब इस पे अंगूठा रखेंगे और दबा दिया। ये देखिए, नीचे देखिए आप ध्यान से, कुछ नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं? दोबारा देखिए, कोई एक बार बता दीजिए। 29.66। दोबारा देखिए जी दिखा सर, 29.66। अभी क्योंकि एक साथ दो गूगल में यूज कर रहा हूं, इसीलिए वो दिखा नहीं रहा। जब आप अपना पर्सनल या दूसरे फोन से यदि देख रहे होंगे वर्तमान में, तो आपको ऊपर जहां बेलर खा कोमा और नरवाना लिखा हुआ, यहाँ पे दिखा देगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। आप समझ गए? दोबारा देखिए, जहां पर ऊपर मैंने ये जहां पर टाइपिंग बार में जहां पर यहां मैंने नरवाना लिखा है, यहीं पर ये अभी मैंने जो क्लिक किया, अभी दूसरी जगह आ गई, तो यहीं पर दिखा देगा वो स्थान। जैसे अम्बरसर कोई स्थान यहाँ पर शो किया। अब जहां ओम लिखा यही वो स्थान है, मान लीजिए। देखिए नीचे नंबर आ गया था, तो यही नंबर ऊपर आएगा जब आप यानी गूगल से जब आप स्वयं ट्रैक करोगे तो ऊपर आ जाएगा ये नंबर। पहले में लैटिट्यूड आता है, फिर लॉन्गिट्यूड आएगा। पहले 20 कुछ या 30 कुछ करके जो नंबर होगा, 30 पॉइंट कुछ करके, वो आपका लैटिट्यूड यानी अक्षांश है। फिर उसके बाद रेखांश आपका। देखिए, अब मैं कहता हूं कि आप
किसी गांव का पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है? आप किसी गांव का भी पूछ लीजिए। सुनो ना। जी ये विष्णु जी, ये आपका खुल गया भाई। जी धन्यवाद विष्णु जी और मनीष जी आपका भी। देखिए क्या है कि हमें एग्जैक्ट जानने का प्रयास करना चाहिए। अब इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, ये प्रश्न आ गया। हम एग्जैक्ट किसी स्थान का हमें अक्षांश रेखांश पता चल गया। अब मैं कहता हूं किसी गांव में भी तो पूरा गांव है, पूरे गांव में थोड़ा बहुत प्रतिविकला या कला का कुछ अंतर हो सकता है, तो उतना तक हम माइल्यूट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास ये अवसर नहीं था। पहले या तो हम हिसार का लेते या हम जींद का लेते, परंतु आज हमारे पास वह अवसर है कि हम एग्जैक्ट उसी गांव का अक्षांश रेखांश लेकर कुंडली बना सकते हैं। कंप्यूटर से भी कुंडली बना रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि औरों के कुंडली बनाने में और क्लासिफाइड लोगों के बनाने में कोई अंतर तो होगा। तो वही अंतर होगा जो इस रहस्य को जानना चाहेगा, गणित में जो डूबेगा, गणित को प्रक्रिया को जानेगा, वही इन सब चीजों को जान पाएगा। अभी देखिए मैं उसको अप्लाई कहाँ करना है, जो हम जान गए अक्षांश रेखांश, उसको अप्लाई कहाँ करना है ये देख लीजिए एक बार आप। अब क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी एंड होरोस्कोप यूज करता हूं, आप एस्ट्रोसेज या अन्य कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें इसका अवसर रहता है। ये मैंने डाल दिया है, ये कांगड़ा डाला था। तो अब देखिए जहां स्थान लिखा है उस स्थान पे क्लिक कर दिया। स्थान पे क्लिक करते ही आप यहाँ कांगड़ा की जगह बेल्लर खा नरवाना लिख दीजिए। और बेल्लर खा नरवाना का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं है इसके पास, परंतु यहाँ एडिट पर जब आप क्लिक कर देंगे तो लॉन्गिट्यूड में आप अपना रेखांश और लैटिट्यूड में अपना अक्षांश भर सकते हैं। देखिए इसको हम चेंज कर सकते हैं, 76 की जगह 78 कर दें और 32 की जगह हम 29 कर दें, तो ये और ओके कर देंगे तो उसी स्थान का अप्लाई हो जाएगा। दोबारा एक बार देखिए, मैं इसको दोबारा एक बार बता देता हूं। देखिए नाम में नाम आ गया, डेट आ गई, टाइम आ गया और प्लेस में क्लिक किया। जो गांव लिखना है लिखिए, इसके दिमाग में वो गांव है या नहीं इसकी बात चिंता छोड़ दीजिए आप, और एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जो आपने गूगल से लॉन्गिट्यूड लिया है वो लॉन्गिट्यूड लिख दीजिए, जो लैटिट्यूड लिया है लैटिट्यूड लिख दीजिए। तो आपके पास जो आएगा वो आपका स्थान का हो गया। देखिए बिल्कुल फल में हम नजदीक पहुंच गए। मैं कहता हूं आपने कहा कि इतनी तारीख को ये होगा, इतनी तारीख को ये होगा, तो फिर तारीख बदल कैसे जाएगी? फल आपने किया और आपने कहा इतनी तारीख को ये होना है, तो फिर उतनी तारीख को वो होना है। ऐसा नहीं होगा कि वो उतनी तारीख को वो ना हो, परंतु फिर मैं वही बात कहता हूं, हुई है वही जो राम रचि राखा। बारिश दो चीजें हैं, एक है टाइम फ्रेम, एक है हम। टाइम फ्रेम चेंज नहीं होगा, टाइम फ्रेम या प्रकृति चेंज नहीं होगी। प्रकृति ने डिसाइड किया मैं बारिश करूंगी, होगी, परंतु यदि आप तैयारी से गए हैं तो आप बारिश से बच सकते हैं, या आप बारिश में भीग सकते हैं। यदि आप चाहते हैं भीगना तो भीग भी सकते हैं। यदि बहुतों को बारिश में नहाने से बहुत अच्छा लाभ होता है, तो अब या उनका शरीर कुछ इस तरह का है कि उनको लाभ होता है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना चाहिए हमको कि हुई है वही जो राम रचि राखा। ये जो टाइम फ्रेम है ये फिक्स है, परंतु हम फिक्स नहीं है और हमारे द्वारा किए जाने वाला कर्म भी फिक्स नहीं है। हम अपने कर्म को बदल के उसमें परिवर्तन करके बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। आज यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि तो एक प्रक्रिया चल ही रही है। एक विधा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करा देता हूं, जिसको कहते हैं रिग्रेशन। किसी ने सुना है रिग्रेशन के बारे में? कोई भी?
अच्छा, मैं ही कहता हूँ, रिग्रेशन एक ऐसी विधा है जिसमें व्यक्ति के पूर्व जन्म के पूर्व जन्म की क्या हिस्ट्री है उसको जानने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति को आज पहले एक ओमेगा नाम की कंपनी थी यूएसए की, पास्ट जिसने, लाइफ रिग्रेशन सर, है ना? हाँ पास्ट बिल्कुल लाइफ, जी बिल्कुल। कौन बता रहा है ये एक बार बताएंगे? सर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है जिसमें हम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू पिछले जन्मों के कर्मों को, पिछले जन्म में हम क्या थे वो सब हम जान सकते हैं। ये सबकॉन्शियसली मेडिटेशन के थ्रू हम इस चीज को पता कर सकते हैं। बहुत 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 बढ़िया आपने बताया। क्या नाम है? सोनिया सर, सोनिया सोनिया। शर्मा। सोनिया जी, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। जी। देखिए क्या है कि हम इसी जन्म में हमारे पूर्व जन्म में वहां तक यात्रा कर सकते हैं जहां तक हम सब्जेक्ट को खोजना चाहते हैं। अब किसी को संतान नहीं है, अब संतान नहीं है, तमाम प्रयास कर लिए, मेडिकल दृष्टि से भी फिट है और पत्नी पति दोनों फिट है, बिल्कुल दोनों का तमाम तरीके के जांचें हो गई, तब भी संतान नहीं है। कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा, उनको संतान नहीं है। वो पिछले जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग वहां कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से इस जन्म में उनको संतान नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया। तो वह जब तक आपको आपके माइंड की जर्नी तब तक करवाते हैं पूर्व जन्मों में, इससे पहले जन्म में आप जाएंगे, उसके पहले जन्म में आप जाएंगे, उसके पहले जन्म में, जब तक आप जन्मों में जाते हैं जब तक आपका एग्जैक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल जाता। अरे भैया, आपने उसका गर्भ नष्ट करवाया था, उसको जहर दिया, तो आपका 4 बार 5 बार जहर दिया, तो 5 बार जहर दिया तो 5 संतान तो नष्ट होंगी ही होंगी। तो आपको कैसे संतान हो जाएगी जब आप उसकी संतान छीने हैं? तो ऐसी विधि जिसके द्वारा सबसे बड़े अभी तक के रिग्रेटर हुए भीष्म पितामह। भीष्म पितामह महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिनकी स्मृति कई जन्मों की एक साथ चली आ रही थी। तो वह श्री कृष्ण को कहते हैं कि वासुदेव, ऐसा मैंने पूर्व जन्म में कोई कर्म नहीं किया 100 जन्मों तक जिसका दंड मुझे शूल सैया के रूप में मिले, बाण के सैया के रूप में मिले। तो वासुदेव उन्हें कहते हैं कि हेलो, हाँ जी, वासुदेव उन्हें कहते हैं कि कितने जन्मों की यात्रा आपने की है भीष्म? तो कहते हैं कि मैंने 100 जन्मों की यात्रा कर ली है। तो 100 जन्मों तक भीष्म ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था कि उन्हें बाणों की सैया मिले। तो फिर बाणों की सैया मिली क्यों? तो वासुदेव कहते हैं कि 101वें जन्म में जाओ। तो 101वें जन्म में जाने में उनका सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि रिग्रेशन भी ऐसा नहीं कि कोई भी करवा देगा, क्योंकि रिग्रेशन में यदि आप किसी को ले गए तो फिर ये समझ लीजिए आप वापस नहीं आ सकते। वो अगर रह गए वहीं पे, उनको वापस लेके आना, हाँ वापिस लाना, क्योंकि उंगली पकड़ के ले तो गए, फिर वापिस लाना भी जरूरी है, नहीं तो फिर पता चला आप उसकी दोनों की हालत खराब हो जाएगी। जी। तो यानी ले और ले जाने के साथ साथ वापिस लाना, दोनों काम आपको बेहतर आने चाहिए, तब आप उसको ले जा सकते हैं, उन समस्याओं को जान सकते हैं। तो भीष्म को वासुदेव ने फिर रिग्रेशन करवाया, इसको प्रतिगमन सिद्धांत। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था कि मैंने सुना है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो स्मृतियां हमारी पिछले जन्म की आ जाती है, हाँ जी, अगर हम जब वापस आते हैं तो वो साथ ही रह जाती है, सिर्फ उनको मिटाने का उपाय नहीं होता। तभी तो हम उनका समाधान खोज रहे हैं। स्मृति आ गई है तो जी, जब स्मृति वापस आ गई है तभी तो। अब देखिए सर मैं बोलूं, ये स्मृति तो है ही हमारे पास, वापस तो जाएगी ही नहीं पिछले जन्मों की। ये तो हमने उसको ना थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है इस जन्म में। स्मृतियां तो कभी जाती ही नहीं है, पिछले जन्मों की भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, तो हमने भेजना ही क्यों है? वो थोड़ा हाईलाइट हो जाती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू। दोनों ही लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता आचार्य जी?
हाँ जी, नहीं, पिछला जन्म याद रहता है कि पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता? अब आप देखिए कर सकते हो मेडिटेशन, हाई लेवल पे लेके जाओ ना अपना थीटा, मतलब जो स्टेजेस हैं उनको क्रॉस करो, आप खुद अपने जन्मों आप जान सकते हो। प्योर अब करो, प्योर सोल्स हो जाओ, पता चलेगा। ये जो सोनिया जी जो कह रही है, निसंदेह यही तत्व है। और रही बात, जब आप अपने आप को उस प्राइम स्टेज में ले जाते हो, तो देता हूँ और उन दो साइंस नाम में यहाँ कहना उचित समझता हूँ। एक नाम है मस्तिष्क का सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले एल्बर्ट आइंस्टीन का। जी अब कहते हैं जो चीज मुझे सुलभता से मिल जाएगी उसको याद करने में क्यों परेशानी, या क्यों मैं दिमाग खर्च करूं। तो उनको जितने का फीता बांधना भी याद नहीं रहता था, या बहुत बहुत सामान्य से कार्य वह नहीं कर पाते थे, क्योंकि वह केवल वही चीज करना चाहते थे जो कोई नहीं हुई या किसी ने नहीं की। ओशो रजनीश करवाते थे ये विधि। वो भी करवाते रहे होंगे। और एक नाम और है, स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन जी हॉकिंस जी सर। स्टीफन हॉकिंस जिन्होंने हाँ जी, ब्लैक हाँ जी। खोज की, और यानी कहते हैं कि भगवान नामक कोई है ही नहीं, और फिर बाद में वह ये कहते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि भगवान नहीं है। तो तमाम तरीके के बहुत सारे इस तरह के आयास प्रयास इस तरीके से होते हैं। और ये रिग्रेशन, एक मूवी आप लोगों ने देखी हो अक्षय कुमार की, 8x12 इंच तस्वीर। उसमें एक तस्वीर पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, और वह तस्वीर जिस इवेंट की खींची गई है उस इवेंट से फिर फ्लैशबैक में जाते हैं, और फिर एविडेंस को खोज के वापिस उस तस्वीर में आते हैं, और फिर वर्तमान में भी आ सकते हैं कि आज वह कैसा होगा। और आरएनए और डीएनए जो पद्धति है, जो आपके बाल से आपको यथावत बना देगी, यदि इसी अवस्था का हमारा बाल होगा। एनडी तिवारी का यदि आप लोगों को किस्सा याद हो, जो उत्तर प्रदेश के सीएम थे, उनका एक संसर्ग अन्य कहीं संसर्ग हो गया और उससे एक संतान उत्पन्न हुई। अब वह संतान को जब पता चला कि मैं एनडी तिवारी का बायोलॉजिकल फादर एनडी तिवारी मेरे हैं, तो उन्होंने केस कर दिया, और केस करके बाद में वो अधिकार भी ले लिया उस तरह का। तो देखिए, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, और विज्ञान के उन रहस्यों को यूज करते हुए यदि आप ज्योतिष को यूज करते हैं तो निश्चित रूप से आप और उपयोगी बना सकते हैं। परंतु देखिए, कंप्यूटर से फल करने में और हमारे द्वारा फल करने में क्या अंतर हो सकता है। कंप्यूटर एक ग्रह आपको अपने एक स्थान विशेष पर बैठकर राजा बना रहा है। दशम में यदि सूर्य बैठ गया तो आपको राजा बना रहा है। वहीं यदि आपका शनि द्वादश में बैठ गया तो कंगाल बना रहा है, अर्थात सब कुछ लुटा देंगे ऐसा बना रहा है। तो फल कौन सा अप्लाई होगा, ये महत्वपूर्ण है। ये बिना इमोशन के संभव नहीं है। इमोशन के साथ इमोशन इसलिए कि एक सिद्धांत के साथ दूसरे सिद्धांत का टाई अप करवाते हुए सभी 10-15 चीजों को अप्लाई करते हुए कब जाकर फल घटेगा। जैसे हम क्लासिफिकेशन जब करते हैं षड्वर्ग का, सप्तवर्ग का, 10 वर्ग का या 16 वर्ग का, फल करने के लिए जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं या कुंडली का सुपरस्टार और सुपर विलन जब निकालते हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये रहता है, क्लासिफिकेशन करते हैं। वो क्लासिफिकेशन क्या है? वह क्लासिफिकेशन है कि उच्च का ग्रह, सुनील जी क्या जुड़े हैं? क्या सुनील जी जुड़े हैं? अच्छा, क्या समय और बताइए मुझे ताकि मैं उसी हिसाब से। मैं बिल्कुल आपसे निवेदन करने वाला था कि अभी 15 मिनट का हमारा ब्रेक रहेगा। हाँ जी। और 2:15 से हमारा अगला सत्र शुरू होगा। तो क्या अगला सत्र मेरा ही है? आपका ही है, कुंडली विज्ञान पर। अच्छा, ठीक है, पर चर्चा को हम आगे रखेंगे। अच्छा ठीक है, यदि 15 मिनट का गैप चाहते हैं तो अभी इस सेशन में यदि किसी को कोई प्रश्न है तो एक बार कह सकता है, तभी ब्रेक करना उचित। हाँ जी जी, एक प्रश्न था जी, जो आपने बताया जी डॉक्टर लेखराज जी हैं जो, हाँ जी।
तो जी वो अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो, उसका टाइम भी ना पता हो, तो वो उसका डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह बता देंगे कुंडली देख के? हाँ, उसी का बताते हैं भैया, उन्हीं के लिए है वो ज्ञान, लेकिन जिनको पता है वो परीक्षा ले सकते हैं। मेरा मेरे को तो पता नहीं है सर, इनको अभी चमत्कार उनका पता नहीं है। ऐसा है, देखिए, अब देखिए क्या है ना, विद्वते विजानाति यथावत् परिश्रमम्। अब उनका उनका यानी उन्होंने जो तपस्या की है, वो तपस्या के महत्व को समझे, इसीलिए उन्होंने एक शुल्क रखा है निर्धारित। जी बिल्कुल। और दूसरा उनके अपॉइंटमेंट है, वो ऐसा नहीं कि कोई भी आया और देख दिया किसी का भी, वो अपॉइंटमेंट की उस परंपरा में जब जुड़ के आता है तभी उसका देखते हैं। मेरा एक उनको लग गया कि देखना है तब देखते हैं। मेरा एक प्रश्न है आचार्य। हाँ जी, हाँ जी, कहे। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस विद्या का इतना प्रचार क्यों नहीं हो पाया? केवल अकेले ही व्यक्ति ऐसे क्यों है? क्या और विद्वान इस विधि को नहीं जानते? देखिए, ऐसा नहीं है कि इस विधि को जानने वाले अन्य लोग नहीं हैं। 5 इस विषय के विशेषज्ञ थे, जिनमें अभी कैप्टन लेखराज शर्मा जी ही 100% एक्यूरेट निकालने वाले कैप्टन लेखराज शर्मा जी ही हैं। सर, अब उनकी बेटी भी करने लगी है, उनकी बेटी भी बता रही है। विवाह की बात आप कर रहे हैं, विवाह? जी जी, विवाह। लेकिन देखिए, क्या मैं नहीं जानता सोनिया जी आप उनसे कितना जुड़े हैं, मैं काफी करीब से जुड़ा हूँ। विवाह भी निकालती है, परंतु बहुत चीजें ऐसी हैं जो गलत हो जाती है उनसे। ये गुरु जी ने ही कहा है। हालांकि देखिए, किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी करना इस तरह का उचित नहीं है। सर, उन्होंने ना एक सेमिनार में उन्होंने ना लाइव, जैसे लेखराज जी करते हैं ना, वैसे ही उन्होंने विभा से भी करवाया था एक बार। मैं तो उस इवेंट में थी। यानी जो हम कहते हैं कि ये सिद्धांत बन गया है, वह सिद्धांत तब तक सिद्धांत नहीं बनता जब तक 100% सैंपलिंग का आउटपुट 100। तो गुरुजी अभी यही मानते हैं कि 100% उसका 100 जगह 100% उनका नहीं आता है, ये कहने का भाव है। इसीलिए उनकी तपस्या अभी और होनी है, ऐसा है। तो देखिए, फिर अगले सेशन में जुड़ते हैं, फिर यदि कोई और जिज्ञासा होगी, क्योंकि कुछ प्रश्न वहां भी उठेंगे। आचार्य जी, एक प्रश्न मेरा था। हाँ जी। आचार्य जी, जैसे आपने कहा कि माथे की रेखाओं को देख के बताते हैं, मैंने सुना था कि पैर के तलवे की रेखाएं भी कोई देख के बताते हैं। एम गणेश जी हैं, कोई दक्षिण भारत के, दिल्ली में बैठते हैं जी। ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। भास्कर श्रोत्रिय जी एक विद्वान है, उनकी पुस्तक है कर्म पाद रेखा के ऊपर। और यानी मैं हस्त रेखा का जब जिक्र कर रहा हूँ, हस्त संजीवनम नामक एक पुस्तक है, आप नोट कर जी। हस्तरेखा का बता दीजिए आचार्य जी। हस्तरेखा की एक तो डॉक्टर जगदीश जी ने बताई होगी, सचित्र सामुद्रिक रहस्य। अच्छा जी। ये कालिका प्रसाद मिश्र की है। हाँ जी। दूसरी पुस्तक है मेघ विजय गणी, एक लेखक हुए हैं, उनकी है हस्त संजीवनम जी। भास्कर श्रोत्रिय एक विद्वान है, राजस्थान के प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा लिखी हुई है कर एवं हस्तरेखा पाद रेखा जी। एक भोजराज द्विवेदी जी की है अंगूठे से भाग्य जाने। भोजराज द्विवेदी जी, ये लेखराज द्विवेदी जी के छोटे भाई थे, यानी राजस्थान के। तो आचार्य जी, ये कितना सटीक है तलवे की रेखाओं से देख के बताना? उतना ही जितना प्रमाणिक है से बताना। जी 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 आचार्य जी, धन्यवाद। एक श्लोक है, देखिए, एक श्लोक कह के आपके प्रश्न का समाधान शास्त्र देता है। कहते हैं, विधात्रा लिखिता यासौ ललाटे अक्षर मालिका दैवज्ञस्ताम पठित व्यक्तम होरा निर्मल चक्षुषा। होरा अहोरात्र का ज्ञाता हो और निर्मल चक्षु हो। चक्षु निर्मल का मतलब है, अरे ये मंत्री आ गया तो इसका झट से देख दूं, इसका अच्छा अच्छा बता दूं, या ये इस तरह का है, इसका ना देखूं, इस तरह का भाव नहीं। पक्षपात रहित जिसमें भाव है, अर्थात निर्मल जिसके नेत्र हैं, जो
किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार अपनी अवधारणा नहीं बनाते। ऐसा व्यक्ति ही उस चमत्कृति को जान पाता है और सबको बता पाता है। तो जो भी मस्तक पे, हाथ पे, पांव पे जो अंक किए गए हैं विधाता के द्वारा, उनको जानकर कहने का सामर्थ्य उसी दैवज्ञ के अंदर होता है जो अपने निर्मल चक्षुओं से उस चीज को बता पाता है। जी, बस यही विराम लेते हैं। अब 2:20 से शायद जुड़ना है। ठीक है जी। जी आचार्य जी, अभी अंतराल ले लें एक? हाँ, ले लीजिए। जी, हम पुनः 2:20 पर मिलेंगे। 2:20 पर हम दोबारा से अगला जो सत्र उसका प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें, अपने आप को म्यूट करके रखें।